नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। शहर की भागती जिंदगी के इस दौर में माता पिता का बच्चों के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अक्सर माता पिता बच्चे की देखरेख और उसकी पढ़ाई के लिए उसे हॉस्टल की एक नई दुनिया में भेज देते हैं। घर से दूर रहकर बच्चे और माता पिता के बीच में एक दूरी बन जाती है। वहीं वो बच्चा अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां उनसे छुपाने लगता है। ऐसे में हॉस्टल के टीचर्स और स्टाफ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वही होते हैं जो उस वक्त बच्चे की मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी हमें हॉस्टल की जिंदगी का एक दूसरा पन्ना दिखाएगी। शोर नहीं, बातें कम करो तुम लोग। जल्दी जल्दी खाना खाओ और अपने रूम में चलो। अरे डस्टबिन, आराम से खाना। जहाँ खाना दिखाने पूछना चालू। अरे विनय, तू क्यों नहीं खा रहा? आज रात स्पेशल डिनर का प्लान बना है। अब ये हॉस्टल का सादा खाना कैसे जाएगा पेट में? कहाँ? बाद में बताता हूँ। अरे विनय, खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? भूख नहीं है सर। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सर। जल्दी से खाना खाओ और अपने रूम में चलो। अरे ये छिपकली भी ना सीसीटीवी कैमरे की तरह है। जब देखो जहाँ देखो प्रकट हो जाता है। ए डस्टबिन, और खाएगा? ढंग से नाम ले, वरना यहीं पटक कर मारूंगा। क्यों मारेगा? आज खिला खिला के पका दिया हॉस्टल वाले। कौन? कौन है? अरे कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? He is no more. हेलो, नामकुम थाना। सर, बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चे के एक्सीडेंट का केस आया है। ठीक है, हम अभी आते हैं। तू कहाँ चला गया? विनय कहाँ चला गया? आपसे एक सवाल पूछना था। जी सर। विनय का बिहेवियर कैसा था? मेरा मतलब, उसने कभी आपसे कुछ बताया हो? उसे पढ़ाई का प्रेशर था या उसे कोई तंग करता था? नहीं सर, मेरा विनय बहुत अच्छा लड़का था सर। फिर भी मुझे लगता है सर कि ये एक्सीडेंट ही है। ये पता लगाना हमारा काम है। सर, हम तो ड्यूटी पे चौकन्ना बैठे थे, तभी इधर से वो आवाज आया जैसे कोई तेजी से भाग के गया हो। वैसा तो हम सरपट दौड़कर भागे, तो कहाँ देखते हैं ये विनय रहता कहाँ था? कहाँ था इसका कमरा? पहले माले में। दूसरे माले में तो बड़ा बच्चा लोग रहता है। यहाँ हॉस्टल में कैमरे लगे हुए हैं? हाँ है ना सर। एक कैमरा तो गेट के बाहर लगा है और दूसरा कैमरा गलियारे के अंदर, लेकिन गलियारे वाला कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा है। हम स्कूल वालों को बोले थे लेकिन अभी तक ठीक ही नहीं करवाया।
ये विनय कमरे में अकेला रहता था? नहीं, हर कमरा में दो तीन बच्चा साथ में रहता है। ये विनय के रूममेट से मिलना है। हाँ चलिए ना सर, आइए। चलिए, आप लोग यहीं रहिए। प्रिंसिपल साहब, हमें विनय के केस में स्कूल के बच्चों से कुछ पूछताछ करनी है। ओके, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये पुलिस की वर्दी में हम अपने स्कूल में और हॉस्टल में आपको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक, हम पूछताछ बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमें आपके कैंपस में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज चेक करनी होगी। अखिलेश जी सर, इन्हें जितनी भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना अवेलेबल करा दो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आइए। सर, आपको क्या लगता है विनय खुद गिरा होगा या उसे किसी ने गिराया होगा? वॉचमैन के बयान के मुताबिक वो किसी के चलने की आवाज सुन के वहां आया था। अगर कोई छत से गिरा होता तो वो गिरने की आवाज सुनकर वहां आता। सर, ये भी तो हो सकता है कि वॉचमैन ने हमसे झूठ बोला हो। ये तो सीसीटीवी फुटेज देख के ही पता चलेगा। पुलिस जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि ये कोई सुसाइड या एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये मर्डर भी हो सकता है। सर ये देखिए। सर, रात को 11:15 बजे विनय हॉस्टल से बाहर निकला था और 12 बजे वॉचमैन ने हॉस्टल का गेट लॉक कर दिया था। सर 3:45 पर अचानक वॉचमैन की आंख खुली और वो दौड़कर उस जगह गया जहां पर उसे विनय जमीन पर पड़ा मिला। योगेश, जरा इसे जूम करना। ये देखो, विनय जिस एरिया में गिरा वो एरिया सीसीटीवी की रेंज से बाहर है, यानी कि हमें वॉचमैन के बयान के मुताबिक ही चलना होगा। देखिए, उस बच्चे की कोई कंप्लेन मुझे आज तक नहीं मिली थी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये महज एक एक्सीडेंट था। मिस्टर दुबे, वो पता लगाना हमारा काम है। ये प्रमोद है, आपको जहां भी जाना है, जिनसे भी मिलना है, ही विल हेल्प यू। आइए सर, यही बॉयज हॉस्टल है, सारे बच्चे यहीं रहते हैं। ये कैमरा कैसे टूटा हुआ है? बच्चे बड़े शरारती हैं सर, कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने तोड़ दिया। प्रिंसिपल साहब ने जांच बैठाई है, हमारे ऊपर भी जांच चल रही है। और ये विनय का कमरा, वो कहां पर है? वो ऊपर है सर, आइए। ये है विनय का कमरा। विनय के रूममेट्स कहाँ हैं? सर, वो एनुअल फंक्शन होने वाला है तो वो एक्टिविटी रूम में होगा। योगेश, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कोई काम की चीज मिले। जी सर। आप चलिए मेरे साथ। चलिए सर। राहुल बेटा, तुमने विनय को आखिरी बार कितने बजे देखा? सर कुछ 11:15 बजे। पक्का याद है आपको? हाँ सर, क्योंकि उसी टाइम पे वॉचमैन आके रूम चेक करता है और फिर हॉस्टल का गेट लॉक करता है। चलो बच्चों, रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ। सर वॉचमैन तो 10:30 को ही बंद कर देता है, लेकिन अभी एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है ना, इसलिए वो 1 घंटा लेट बंद करता है। उसके रूम चेक करने के 5-10 मिनट बाद ही विनय बाहर गया था। उसने बेटा आपको बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है? सर मुझे लगा कि वॉशरूम गया होगा, लेकिन थोड़ी देर होगी तो मैंने सोचा किसी पास के रूम में बैठा होगा और फिर मैं गाना सुनते सुनते सो गया सर। विनय से आपकी अच्छी दोस्ती थी ना? हाँ सर, बहुत अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, क्या विनय अक्सर इतनी देर रात में बाहर जाया करता था? नहीं सर, लेकिन कभी कभी जाता था। सब अजय के रूम में जाते थे लैपटॉप पर मूवीज देखने। नहीं सर, उस रात विनय मेरे कमरे में नहीं आया था। देखो बेटा, अजय डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम कभी कभी रात में मूवीज देखते थे, लेकिन वो उस रात नहीं आया था। तुमने लास्ट टाइम विनय को कब देखा था? मेस में खाना खा रहे थे तब। अरे विनय, तू क्यों नहीं खा रहा? आज रात स्पेशल डिनर का प्लान बना है,
अब ये हॉस्टल का सादा खाना कैसे जाएगा पेट में? बेटा विनय ने कुछ बताया था कि उस रात वो कहाँ जा रहा था? नहीं सर। ठीक है। कुणाल, क्या कर रहे हो? जैसे कपड़े गंदे हो गए थे सर, वही धो रहा हूँ सर। जल्दी से मेरे ऑफिस में नीचे आ जाओ, पुलिस आई है तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए। आधी रात में हॉस्टल की जमीन पर एक 12 साल के बच्चे विनय की लाश मिलती है। विनय ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, इसलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्कूल के टीचर्स और उसके करीबी दोस्तों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह कोई आत्महत्या का केस है या फिर इसमें मर्डर के कोई राज छिपे हैं। विनय की मौत की इस घटना से स्टूडेंट्स, हॉस्टल स्टाफ और पूरा रांची शहर गहरे सदमे में था। ज्यादातर वो अपने क्लासमेट अजय और संजय के साथ ही घूमता था। विनय का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, लेकिन मैंने विनय और उसके रूममेट राहुल के बारे में कुछ सुना था। क्या सुना था? सर, लड़के राहुल को विनय की गर्लफ्रेंड बुला कर चिढ़ाते थे। सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन मैंने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। अरे विनय मेरी बात तो सुन। विनय तू मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता इस रूम में? बता ना विनय। मैंने कहा ना रहने देना मुझे तेरे साथ। अरे लेकिन हुआ क्या वो तो बताओ। सारे लड़के चिढ़ाते हैं हमें, तरह तरह की बातें करते, मुझे नहीं देना। अरे विनय मेरी बात तो सुनो। जैसे ही छिपकली मुझे दूसरा रूम दे देगा मैं चेंज कर दूंगा बस। अरे विनय मुझे नहीं देना तेरे साथ। विनय मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। विनय मेरी बात तो सुन ले। एक बात क्लियर है कि इन दोनों में दोस्ती बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ये विनय अपना रूम चेंज क्यों करना चाहता था? इन लड़कों का क्या है सर, रोजाना कोई ना कोई इन्हें बहाना मिलना चाहिए रूम चेंज करने के लिए। और वो बाकी लड़के जो उन्हें चिढ़ाया करते थे उनका क्या? ऐसे छोटे मोटे हंसी मजाक तो स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते हैं ना सर। वैसे कोई भी सीरियस बात हुई होती मुझे तो जरूर पता चलता। उन लड़कों के बारे में कुछ पता लगा जिन्होंने कैमरा तोड़ा था? नहीं सर। अरे तो कैमरा तोड़ते वक्त रिकॉर्डिंग तो हुई होगी ना? अरे सर, आजकल के बच्चे तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सारे के सारे मंकी कैप पहने हुए थे। कौन है वहां? कौन है? ये विनय के स्पेशल डिनर से क्या मतलब था? कहाँ जा सकता था वो? पता नहीं सर, कैंपस से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है। गेट पे हमेशा गार्ड रहता है। सर एक मिनट। सर विनय अगर डिनर के लिए बाहर गया भी था तो ये भी तो हो सकता है कि वो गेट बंद होने से पहले ही वापस आ गया हो। ये हमें विनय के टीचर्स और क्लासमेट सबसे बात करनी है। आज तो मुश्किल है सर, एनुअल फंक्शन की वजह से कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। आप बोले तो मैं कल अरेंज करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। सर ये विनय का सोशल मीडिया अकाउंट है। इसे देखकर तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी तरह का कोई डिप्रेशन था या फिर कोई ऐसी परेशानी जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर ले। विनय 11:45 पे अपने कमरे से निकलता है और 3:45 पर मरा हुआ मिलता है। सर वॉचमैन के मुताबिक उसने रात को 3:45 पर कोई आवाज सुनी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 11:45 से 3:45 तक विनय था कहां? यही तो पता लगाना है। विनय अगर छत से गिरा है तो फिर उसका चेहरा क्यों डैमेज है? उसकी आंख और नाक पे चोट लगने का क्या कारण हो सकता है, जबकि उसकी लाश तो पीठ के बल मिली थी? योगेश एक काम करो, विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लगाओ कि उस रात विनय ने खाया क्या था। ओके सर। बहुत दुख की बात है कि हमारे स्कूल में एक एक्सीडेंट की वजह से हमारे स्कूल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे स्टेट में हमारे स्कूल का एक रेपुटेशन है, नाम है। अब हमारे सामने जिम्मेवारी है कि हम अपने स्कूल का रेपुटेशन कैसे बचाएं। पुलिस आएगी, आपसे कई तरह के सवालात पूछे जाएंगे, आपको उतने ही सवाल का जवाब देना है जितना जरूरी है। गॉट इट? एक तरफ टीचर्स और स्टाफ अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने में लगे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के लिए केस आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना था। 6x - 42 6 into x 6 विनोद सर and 6 into जी आइए सर। इन्हें प्रिंसिपल साहब ने भेजा है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए सर। मिस्टर विनोद, हमें जी क्लास के बच्चों से कुछ बात करनी है। हाँ सर, प्लीज व्हाई नॉट। अच्छा हमें बताएंगे ये विनय कहाँ बैठा करता था?
सर विनय तो वहाँ बैठा था, प्रतीक के पास। बच्चों एक बात बताएंगे आप लोग, क्या हमें बताएंगे कि विनय ने किसी के साथ झगड़ा किया था या विनय ने किसी को परेशान किया था? क्या आप हमें बताएंगे कि आप में से विनय का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तुम्हारा नाम अजय है ना? यस सर। तुम्ही से हमने उस दिन कमरे में बात की थी। यस सर। मिस्टर विनोद। जी सर। क्या मैं अजय से थोड़ी देर बाहर बात कर सकता हूं? जी सर। अजय तुम सर के साथ बाहर जाओ। थैंक यू। विनय का बिहेवियर कैसा था? नॉर्मली था सर। बेटा विनय का कोई ऐसा सीक्रेट जो तुम हमें बताना चाहते हो, जो विनय अपने दोस्तों को नहीं बताता हो? जैसे कि विनय उस रात किससे मिलने गया था? नहीं पता सर। अच्छा बेटा, राहुल और विनय तो रूममेट्स थे ना? फिर दोनों साथ में क्यों नहीं बैठते थे? दोनों पहले साथ ही में बैठते थे, फिर एक दिन विनय मेरे पास आया और उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा, और जब राहुल क्लास में आया तो उसी बात को लेकर विनय के साथ राहुल का झगड़ा हो गया। अजय तू यहाँ क्यों बैठा है? मेरी सीट है, मैं रोज विनय के बगल में बैठता हूँ। उठ यहाँ से। हे, आज से मेरे बगल में ये बैठेगा, तू जाके कहीं पीछे बैठ जा। पर तू मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बताना मैंने क्या किया है? तेरा दोस्त हूँ मैं। हे, मैंने कहा ना पीछे बैठ, चल जा। ए विनय ज्यादा मत चिल्लाओ, तेरे गर्लफ्रेंड रोने लगेगी। अच्छा और एक बात, राहुल को सारे दोस्त विनय की गर्लफ्रेंड क्यों बुलाते थे? पता नहीं सर, बस बुलाते थे। तो विनय और तुम सारी क्लासेस में साथ में ही बैठते थे? हाँ सर, बस 8 क्लास को छोड़कर। संध्या मैडम, ये सर लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। संध्या जी, हमें विनय के बारे में कुछ सवाल करने हैं आपसे। आप सब लोग चुपचाप अपना काम करिए, हम अभी आते हैं। संध्या जी, आपने कभी विनय को खराब मूड में या डिप्रेशन में देखा था? नहीं सर, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, बाकी बच्चा लोग के साथ मिलजुल कर अपना काम किया करता था। बहुत दुख हुआ सर उसके एक्सीडेंट का सुनकर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था? सर जैसा बातचीत सब लोग स्कूल में कर रहा है उसके बाद तो यही लगता है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जांच जारी है उसकी। संध्या जी, एक काम कीजिए, आपकी आर्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट दीजिए हमें, जिसमें विनय आया करता था। जी। वैसे एक बात बताइए, आपकी आर्ट क्लास में विनय किसके साथ बैठता था? वो रही फातिमा सर। फातिमा बेटा, ये अंकल लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फातिमा बेटा, डरो नहीं। अगर आप नहीं चाहती कि हम यहाँ बात करें तो चलते चलते करते हैं। बेटा, आपकी आर्ट टीचर ने हमें बताया कि आर्ट क्लास में आप विनय के साथ बैठा करती थी। विनय आपका दोस्त था, क्या विनय की किसी से फाइट हुई थी? अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। एक बात बताओ, आपको ड्राइंग पसंद है? विनय कैसी ड्राइंग करता था? विनय को ड्राइंग का बहुत शौक। विनय की ड्राइंग क्लास में सबसे बेस्ट ड्राइंग थी। उसने एक बार टीचर का कार्टून भी बनाया था। सबको बड़ा मजा आ रहा था। फिर तो आपकी आर्ट टीचर विनय को बहुत पसंद करती होंगी, क्योंकि इसकी ड्राइंग अच्छी थी। नहीं, टीचर को वो कार्टून देखकर बहुत गुस्सा आया। विनय, क्या है ये? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं है ये? क्या है ये?
संध्या मैम ने विनय को बहुत मारा। बहुत दर्द हो रहा था उसे। उस दिन के बाद संध्या मैम विनय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी। हाँ तो क्या हो गया सर, हम और भी तो बच्चा लोग को पनिशमेंट देते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें मार डालेंगे। सर कभी कभी बच्चा लोग क्लास में इतना शैतानी कर देता है कि हमें उनको पनिश करना पड़ता है। तो आपने विनय को एक ही बार पनिश किया था? अब सर हमें ना जाना होगा, अब हमारे क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है। थैंक यू। राहुल बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ खुल के बताओ। सर सब मुझे विनय की गर्लफ्रेंड कहकर चिढ़ाते थे और ये सब मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था और इससे विनय भी चिढ़ता था। सर राहुल, आप हमें एक बात बताइए, सब आपको ऐसा क्यों चिढ़ाते थे? सर जब हमारा नया नया एडमिशन हुआ था तो सीनियर्स ने हमारी रैगिंग की थी। अबे चल कट बैठ। मैं नहीं पहनूंगा। जितना बोला ना उतना कर। इधर टाइम करके नहीं मंगा करो तुझे। चल पहन ना। अब तू इसका हीरो और ये तेरी हीरोइन। चलो चिपक के नाचा, चलो चल। अरे वाह वाह। अब ना एक काम करो, एक दूसरे को ना किस करके दिखाओ। सर अगले दिन कॉरिडोर में सब हमें चिढ़ाने लगे। देखो देखो हीरो हीरोइन जा रहे हैं। हीरोइन क्या मस्त लग रहा है साथ में है। देखो देखो तू एक काम कर, दूर जा मेरे से। पर क्यों? सर तब से विनय को मेरे साथ रहना पसंद नहीं आता था। उसने अपनी क्लास में भी सीट चेंज कर ली और वो अपना रूम भी चेंज कराना चाहता था। सर किसने की थी आपकी रैगिंग? मंकी गैंग। हाँ मेरे प्यार के परिंदों, चलो हम निकल जाओ। इससे पहले मंकी गैंग का और कुछ देखने का मन हो जाए। निकल। अबे निकलना निकलना, चल। कौन कौन लोग हैं इस मंकी गैंग में? पता नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अगले दिन जो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे कौन थे वो लोग? सर सीनियर थे, सुनील और उसके दोस्त। सुनील और उसके दोस्त। कुणाल, क्या कर रहे हो? प्रेयर का टाइम हो गया, सभी बच्चे जा चुके हैं, जल्दी से आ जाओ। जी सर अभी आया सर। विनय की मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। स्टूडेंट्स के माता पिता और रांची शहर के लोग अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर डरे हुए थे। यहां तक कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी स्कूल की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे थे। दूसरी तरफ मीडिया भी बार बार पुलिस से विनय की मौत का कारण पूछ रही थी। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और तभी इस केस का रुख अचानक तब पलट गया जब पुलिस के हाथ विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर रिपोर्ट के हिसाब से विनय की मौत नीचे गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। और सर विनय की मौत रात को 12:30 बजे हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। सर विनय का खून करीब 4 घंटे बहा था। एक बात और सर, जिस रात विनय की डेथ हुई थी उस रात को उसने डिनर में मटन खाया था। एक काम करो, विनय के हॉस्टल की मेस से यह पता लगाओ कि मंगलवार की रात को मेस में खाना क्या बना था। और एक बात, फॉरेंसिक टीम से विनय के जूतों के सैंपल मंगवाओ। क्या पता उसके जूतों के नीचे कुछ ऐसा लगाओ जिससे हमें यह क्लू मिले कि वो उस रात कहां गया था। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। उस रात हॉस्टल में विनय की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। एक 12 साल के बच्चे से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि किसी को उसे जान से मारने पर मजबूर होना पड़े। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपको पता है हमारे स्कूल की क्या रेपुटेशन है? अभी एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी है, जिसके लिए हमें आपके स्कूल के सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ सभी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। पता करो हॉस्टल से बाहर जाने के लिए और कौन कौन से गेट्स हैं। जी सर।
कि जिस रात विनय की मौत हुई उस रात मैस में मटन बना था क्या? उस दिन मंगलवार था ना सर, और मंगलवार को कभी नॉनवेज नहीं बनता, वेज ही बना था। ये मुझे विनय के दोस्त सुनील से बात करनी है। विनय की मौत से 2 दिन पहले हॉस्टल के सारे कैमरे किसी मंकी गैंग ने तोड़ दिए और हमें यह भी पता है कि तुम उस मंकी गैंग के मेंबर हो। मंकी गैंग? कौन सा मंकी गैंग सर? मैं किसी मंकी गैंग का मेंबर नहीं हूँ। राहुल और विनय की जिस रात हॉस्टल में रैगिंग हुई थी उसके बाद से तुमने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। देखो देखो हीरो हीरोइन जा रहे हैं। हीरोइन देखो, हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत ही गलत था और कानून इसके लिए सजा भी दे सकता है। हम यहाँ विनय की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जानते हो बता दो हमें। हाँ सर, हमने उन दोनों की रैगिंग की थी और हम मंकी गैंग ने वो सीसीटीवी कैमरा तोड़े थे सर। क्यों तोड़े थे? प्लान क्या था तुम्हारा कि तुम लोग विनय को मारोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? नहीं सर, हमने तो विनय को तंग करना भी बंद कर दिया था। देखो इसकी गर्लफ्रेंड कैसे इसको संभाल रही है। चल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके खेल। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है। कोई और है तेरी गर्लफ्रेंड? कौन है बताना। अबे बोलना उसका नाम। अबे बोल। फातिमा। फातिमा! वाह भाई, तू तो मर्द बन गया है। चल अब असली मर्द बन के दिखा, गोल करके दिखा वहां पे। चल हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने विनय को नहीं मारा है सर। सर, हॉस्टल से बाहर जाने का एक रास्ता और भी है। चलो। सर, यहां से तो कोई भी आराम से निकल सकता है। एक बात तो क्लियर है, विनय के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हुआ इसी कैंपस के अंदर है। यहाँ तो फेंसिंग भी इतनी है कि स्टूडेंट निकल के बाहर जाएगा कहाँ? सर, कफ सिरप। सर, और भी बोतल है। इतनी सारी बोतल तो नशे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। योगेश, याद है हमारे थाने में भी कई ऐसे मेडिकल केसेस आ चुके हैं। सर, ये देखिए, लगता कुछ खोदा गया है। तो ताजी खुदी हुई मिट्टी। खोदो इसे। जी सर। क्या है? निकालो उसे। सर, ये लीजिए। ये तो खून के निशान है। योगेश, ये टी शर्ट फॉरेंसिक टीम को भेजो। पता करो उनसे कि ये ब्लड के सैंपल और विनय के ब्लड के सैंपल मैच करते हैं क्या, और आसपास जितनी भी केमिस्ट शॉप है इन कफ सिरप के बारे में पता करो। शायद हॉस्टल से ही कोई खरीद के लाता हो। सर, तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप ने यहां पढ़ने लिखने के लिए भेजा और तुम यहां आकर नशा करने लगे। सर, उस टी शर्ट पर लगे खून के सैंपल विनय के ब्लड से मैच कर गए हैं। ये टी शर्ट हमें मिली है जिस पर विनय के खून के धब्बे थे। किसकी है ये टी शर्ट? ये तो कुणाल की टी शर्ट है सर।
सर ये टी शर्ट तो मेरी है सर, लेकिन मैंने विनय को नहीं मारा सर। मैं अपनी कफ सिरप की बोतल डस्टबिन के पास रखता था ताकि कोई चुरा ना ले, और जब उस रात मैं वहाँ गया तो कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने विनय को नहीं मारा सर, और तो मैं कभी भी विनय के साथ कफ सिरप भी नहीं पिया। अगर विनय नशा करता भी था तो ये बात किसी को पता हो ना हो, एक को जरूर पता होगा। सर मैंने कभी उसे पीते हुए नहीं देखा, लेकिन हो भी सकता है। सर विनय उतना अच्छा लड़का नहीं था जितना हम सोचते थे। वो तो एग्जाम में चीटिंग भी करता था, और एक दिन पता नहीं कैसे उसे मैथ्स पेपर मिल गया। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। तू मुझे छुपा क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं बोला ना, तू अपना काम कर। सर उसे सिर्फ कूल बनना था, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। हेलो सर, फॉरेंसिक लैब से विनय के जूतों की रिपोर्ट आ गई है। उसके जूतों में पेंट के निशान लगे हैं। आइए सर, ये स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ? जरूरत नहीं थी तो स्कूल प्रशासन ने लगवाया भी नहीं। कौन कौन रहते हैं? सारे टीचर्स रहते हैं सर। चलिए आइए, थोड़ा साइड देना भाई। सुनो भैया, ये पेंट का काम कब से चल रहा है? सर पिछले हफ्ते से चल रहा है। पिछले हफ्ते ऊपर वाले मालिक को किया था, अभी यहाँ शुरू किया हूँ सर। इसका मतलब विनय फर्स्ट फ्लोर पे गया था। चलिए आइए आइए सर, आइए। फातिमा, तुम यहाँ? बेटा कौन है? क्या हुआ? वो पुलिस वाले अंकल। आप इसी स्कूल में पढ़ाती हैं? तो यहाँ प्राइमरी सेक्शन में हूँ मैं। और आप? जी मैं अफजल, इनका शौहर। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। सर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं जितना जानता था सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अफजल साहब, इसमें परेशान करने की कोई बात नहीं है। हमें पता चला है आपकी बेटी फातिमा और विनय काफी अच्छे दोस्त थे, और उस रात विनय इस फ्लोर पे भी आया था। सर आया होगा, हमने कहा ना कि हम उस रात फिल्म देखने गए थे, घर में कोई नहीं था। क्या नाम बताया था आपने? कौन सी फिल्म देखने गए थे आप लोग? आयरन मैन लक्ष्मी मॉल सर। सर खुदा के लिए हमें परेशान न करें, ये पहली बार नहीं हुआ कि विनय हमारे घर आया था। सर मैंने विनय को बहुत बार विनोद सर के यहाँ आते जाते देखा है। विनोद सर कौन? वो मैथ्स वाले टीचर? हाँ सर, वही। जी हाँ सर, वो एक दो बार मेरे घर में आया था। एक्चुअली सर उसकी मैथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए मेरे घर में आया था। मिस्टर विनोद। जी सर। घर में नया पेंट कराया लगता है। जी सर। पर क्यों? वो क्या है ना, घर पेंट करा लेने से खून के दाग छपाए नहीं जा सकते। फॉरेंसिक वाले सब ढूंढ लेते हैं। सर आप फालतू को ब्लेम करें मुझ पे, मैं क्यों मानूंगा विनय को? आप मैथ्स के टीचर हैं, आप पेपर सेट करते हैं। आप ही की नोटबुक से टिक मार्क किया हुआ पेपर हमें विनय के पास से मिला था। क्या चल रहा था आप दोनों के बीच में? एक्चुअली सर मेरी और आर्ट टीचर संध्या के बीच अच्छी दोस्ती है, और संध्या ने एक दिन क्लास में विनय को पीटा था, और एक दिन मैंने विनय को देखा अपने दोस्तों से कुछ कहते हुए। यार बहुत जोर से मारा उसने। तू एक काम कर, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दे और अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आ। अरे सब परेशान है संध्या मैम से। अगर तू अपने पेरेंट्स को साथ ले आएगा तो प्रिंसिपल पक्का उसे स्कूल से निकाल देंगे। मुझे डर था सर कि कहीं विनय ने संध्या की कंप्लेन कर दी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा सर, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है, लो लो लो। इससे तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। हैं? और दोस्त हमेशा एक दोस्त की मदद ही करते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बस मैंने वो पेपर देके विनय को चुप करवा दिया। सर एक लड़का सुनील, आप उससे बात कीजिए सर। वो हमेशा विनय को तंग करता था। क्या तंग करता था? यही कि सर उससे पैसे लेना, सामान मंगवाना। इसलिए सर मैंने सुनील से बात करके सब प्रॉब्लम सॉल्व किया। देखो
तुम विनय को अकेले छोड़ दो, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुधर जाओ वरना ये मैटर प्रिंसिपल तक जाएगा। ओके? उसके बाद सर उन दोनों में सब कुछ सॉल्व हो गया था। ये सब कब हुआ? ये सर विनय के मरने से 2 दिन पहले का था। सर सुनील ने हमसे झूठ बोला था, उसने विनय को तंग करना कभी बंद किया ही नहीं। अगर ये विनोद सच कह रहा है कि इसने सुनील को स्कूल से निकलवाने की धमकी दी थी, तो ये भी तो हो सकता है कि सुनील विनय से बदला लेना चाहता हो। योगेश, ये हॉस्टल के मेन गेट पे जो सीसीटीवी है इसकी फुटेज चेक करो। पता करो क्या नाजिया अपने परिवार के साथ उस दिन घर से बाहर निकली थी, और ये भी पता करो कि वो लक्ष्मी मॉल में जो फिल्म बता रही थी वो लगी भी थी या नहीं। और एक बात, हॉस्टल के आसपास जितनी भी मीट की दुकानें हैं वहां जाकर खुद उनसे पता करो क्या हॉस्टल से कोई भी आदमी उनके यहां से मटन खरीद कर लाया था क्या। सर सर सीसीटीवी फुटेज में नाजिया की कार हॉस्टल के अंदर रात को 1 बजे एंटर होते दिख रही है, लेकिन सर शीशे पर तेज रोशनी पड़ने की वजह से कार के अंदर और कौन कौन था ये मालूम नहीं लग पाया। इस कार को वेरीफाई करवाया वॉचमैन से, ये कार किसकी है? हाँ सर, वॉचमैन ने बताया है कि उस रात को उसने नाजिया की कार को ही अंदर जाते देखा था, लेकिन सर गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से वो भी नहीं बता पा रहा है कि गाड़ी के अंदर और कौन था। एक बात और सर, उस दिन हॉस्टल के अंदर सिर्फ 3 लोग ही मीट खरीद कर लेकर आए थे। कौन कौन? सर स्कूल का गार्ड, स्कूल का क्लर्क और स्कूल टीचर नाजिया का हस्बैंड अफजल। योगेश एक काम करो, मंगलवार की रात 10:30 बजे की लक्ष्मी मॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर योगेश समझ गए? हाँ सर। हमें याद नहीं सर कि हमने ट्यूसडे को क्या खाया था। चलिए मैं याद दिला देता हूं, उस रात आप लोगों के यहाँ मटन बना था। हो सकता है सर, ये हमारे यहाँ याद रखने वाली बात नहीं है। घबराओ मत बेटा, मैं बस आपसे कुछ सवाल करूंगा, सच सच बताना। आप नॉनवेज खाते हो? जी। चिकन या मटन? दोनों। तो एक बात बताओ, क्या ट्यूसडे को आपने चिकन खाया था? नहीं, मटन। जिस दिन आप लोग लक्ष्मी मॉल में वो फिल्म देखने के लिए गए थे ना, हमने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। इस फुटेज के अंदर हमें आपका बेटा शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। अब आप हमें यह बताइए कि उस वक्त आपका बेटा था कहां? आज स्कूल में सभी विनय और फातिमा की बातें करते थे सर, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अरे दोस्तों सुनो सुनो सुनो, अरे ये जो अपना शरीफ है ना, शरीफ, इसकी बहन तो इससे भी तेज निकली। अरे बोलने तो दो भाई, इतनी सी उम्र में बॉयफ्रेंड भी बना लिया उसने। अबे तो कब बना रहा है गर्लफ्रेंड है? मैंने विनय को अपने घर मटन खाने को बुलाया था। अम्मी अबू को कह दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। उनके जाने के बाद जब विनय घर आया, शरीफ जल्दी आ भाई, बहुत भूख लग रहा है। अरे ले ना विनय, तेरे लिए अम्मी जान ने गरमा गरम मटन बनाया है। इसलिए तो मैं मैस में खाना नहीं खाया ना। अरे तो तेरा अपना घर है, तू टेंशन क्यों लेता, तू यहाँ खा। हाँ सुन ना, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी जा जल्दी जा। अरे वाह शरीफ, तेरी मम्मी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाई, मेरी अम्मी जान बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, टेस्टी है। अम्मी अब्बू जब घर आए तो उन्होंने देखा कि मैंने क्या कर दिया था। ये क्या हो गया? अरे ये कैसे हुआ? अब्बू गलती से हो गया मेरे से। गलती से हो गया नालायक करके। तुमने क्या कर दिया तुमने? अब जो हो गया सो हो गया। इस गिलास को रात में ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम कपड़े से नहीं, ये ठीक नहीं है। कपड़े से खून साफ करो तुम। जल्दी जल्दी करो, घबराओ मत, रो मत। अब्बू ने देर रात तक इंतजार किया। उसके बाद विनय की बॉडी को
बॉयज हॉस्टल में डालकर आ गए। विनय तो बच्चा था, लेकिन तुम तो समझदार थे, प्यार से समझा सकते थे उसे। ईर्ष्या और जलन इंसान को कभी कभी इतने आवेश में ले जाती हैं कि वो कब क्या कर बैठता है उसे खुद पता नहीं चलता। 12 साल के मासूम विनय को अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो अपने से बड़े स्टूडेंट्स में एक पहचान बनाना चाहता था, और शरीफ ने सिर्फ दूसरों के उकसाने भर से इतना खतरनाक कदम उठा लिया। अगर अफजल और नाजिया वक्त रहते विनय को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद विनय की जान बच सकती थी, लेकिन अपने बेटे के गुनाह को छुपाने में उन्होंने खुद अपने हाथ खून से रंग लिए। अफजल और नाजिया पर आईपीसी की धारा 107 और 304A के तहत कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और उनके बेटे शरीफ को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चलो बेटा जल्दी चलो, लेट नहीं जाना है स्कूल। क्यों नहीं जाना है? जाना है, चलो। नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? चलो। थोड़ा भी खाना बचा ना तो टीचर को फोन कर दूंगी। जाना है और अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग तेरे को बोला ना साले, क्या चाहिए? अरे क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? साढ़े तक प्यार तक थी। रुक जा कोने माना। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद 14 अगस्त को दिन दहाड़े मासूम बच्चों की स्कूल वैन को रोका जाता है और ड्राइवर को गोली मारी जाती है। कौन थे ये गोली चलाने वाले और उन्होंने ड्राइवर पर गोली क्यों चलाई? क्या चाहते थे? सरेआम दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दहशत के हवाले कर दिया था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब उठिए। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे भाई साहब, क्या कुछ तो बोलिए भाई साहब। अरे क्या हुआ? भीड़ क्यों लगा रखी है? अजी स्कूल ड्राइवर पे किसी ने गोली चला दी। किसने गोली चलाई? पता नहीं सर। तो बेहोश। चलो इसे उठाओ, गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जय हिंद जनाब। मैं दिलसाद गार्डन से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक स्कूल वैन के ड्राइवर को गोली मार दी गई है। विक्रम सर, क्राइम स्पॉट को येलो टेप से कवर करो। कोई भी यहाँ वहाँ घूमता फिरता नजर नहीं आना चाहिए। चलिए पीछे होइए आप लोग, चलिए पीछे कवर करो यहाँ से। ड्राइवर कहाँ है? जनाब ड्राइवर जिंदा था, मैंने कांस्टेबल पांडे से उसे जीटीबी हॉस्पिटल भेज दिया। ये बच्चे कौन से स्कूल के हैं? जनाब बच्चे इतने डरे हुए हैं, कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। निहारिका, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तुम इनसे बात करो, बड़े प्यार से बात करना। इनकी स्कूल डायरी से इनके स्कूल का पता चल जाएगा। स्कूल वालों को इन्फॉर्म करो ताकि इनके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया जा सके। सर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? हाँ,
अभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, आपके स्कूल का नाम क्या है? आप बताओ। अच्छा, आपके स्कूल की डायरी कहाँ पे है? बैग कहाँ है आपका? विक्रम, इन लोगों से पूछताछ करो, पता करो कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये हादसा बीच सड़क में हुआ है, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। ठीक है सर। सर कहीं ये कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं हो सकता है? लड़की या पैसे का चक्कर हो जिसके चलते ड्राइवर को गोली मारी गई हो। सर बच्चे आईजी स्कूल के हैं और डायरी से नंबर भी मिल गए। स्कूल वालों को इन्फॉर्म किया? यस सर। पर बच्चों ने बताया कि इसमें से एक बच्चा गायब है। गायब है मतलब? सर हो सकता है बच्चा गोली की आवाज सुन के कहीं छुप गया हो। नहीं सर, बच्चों ने बताया जिसने गोली चलाई वही उसे उठा के ले गए। बेटा, जिस बच्चे को यहाँ से लेके गए वो आपका दोस्त था? हाँ। क्या नाम था उसका? निहार। अच्छा ये बताओ कि निहार कौन सी क्लास में पढ़ता था? निहारिका। बच्चे पहले से बहुत डरे हुए हैं, हम इनसे इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकते। बेटर ये होगा कि इनके पेरेंट्स को यहाँ आने दो, बच्चे भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं तब तक हॉस्पिटल जाता हूँ और उस ड्राइवर से ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। और ये जिस बच्चे की बात कर रहे हैं निहार, तुम स्कूल वालों से ये पता करो कि वो था कौन और रहता कहाँ था। सर एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। कि ये बात करने की हालत में है? हाँ हाँ बिल्कुल होश में ही है वो। थैंक यू। आज सुबह तुम्हारी वैन के साथ जो हादसा हुआ है, हमने सुना उसके बाद एक बच्चे को अगवा किया गया। जी जनाब। उस बच्चे का नाम निहार है? जी जनाब। थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या हुआ था। जनाब मैं रोज 6 बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ अपनी वैन में, लेकिन आज जैसे ही मैं छठे बच्चे को छोड़ने के लिए निकला, 2 लोगों ने बाइक पे मेरा पीछा किया। वो चिल्लाए जा रहे थे और बोल रहे थे वैन को रोकने के लिए। मैं घबरा गया, मैं उनकी बात नहीं माना और वैन में तेज चलाने लगा। कुछ दूर और जाने के बाद वो दोनों ने अपनी बाइक से मेरी वैन को ओवरटेक करके मेरे वाइन के सामने लगा दिया। उनमें से एक आदमी गन लेकर मेरी तरफ दौड़ते हुए आया और मुझे चिल्ला चिल्ला के वैन खोलने के लिए बोलने लगा। मैं उसकी बात फिर भी नहीं माना और मैं वैन चलाने की कोशिश करता, उससे पहले उसने मुझे गोली मार दी। मैं बेहोश हो गया सर। उसके बाद जनाब मुझे कुछ भी नहीं याद। विक्रम, बच्चे कहाँ हैं? सर बच्चों को उनके माँ बाप ले गए। उस ड्राइवर ने भी कंफर्म किया यहाँ से एक बच्चे को किडनैप किया गया है। पता चला वो बच्चा कहाँ रहता है? यस सर, बाकी बच्चों के माँ बाप से पता चला है। उसका नाम निहार खन्ना है, 6 साल का है और सर उसको फ़ोन नंबर और एड्रेस दोनों मिल गए हैं और 15 मिनट पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया है उन्हें। बिट्टू, वो ग्लास का पैकेट निकाल और टिश्यू निकाल, 5 पैकेट। हेलो, क्या? कहाँ? वो किसने किया, क्यों किया? हेलो, क्या? वैन के ड्राइवर ने बताया कि 2 लोग थे बाइक पर। उन्होंने बच्चे को यहाँ से किडनैप किया, बाइक पे बिठाया और इस तरफ लेके गए। इसका मतलब है वो गाजियाबाद की तरफ गए हैं। ये वैन जहाँ से चली वहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकलवाओ। सर मुझे नहीं लगता वो लोग यूपी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि बॉर्डर पे चेकिंग होती है। इसलिए पॉसिबल है वो अंदर ही अंदर गलियों से गए हों ताकि पुलिस से टकराए ही नहीं। विक्रम, अगर वो लोग इस तरफ गए हैं तो इस तरफ यूपी बॉर्डर तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज भी चेक करो। हो सकता है हम उनकी लोकेशन का पता चले। ठीक है सर। आजो आजो, खोल नीचे।
चुप हो जा मनीषा। मेरा बच्चा ठीक। सर आपको रब बड़ा वास्ता है सर, मेरा बच्चा ढूंढ दीजिए, मेरा बच्चा ला दीजिए। बच्चा बहुत छोटा है, बहुत भोला है मेरा निहार, मेरा बच्चा ला दीजिए। हमने ऑलरेडी उसे ढूंढना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हमें आपकी मदद चाहिए। जी मदद क्या, आप जो बोलो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस हमें हमारा बच्चा वापस दिला दो। पैसे चाहिए ना उसे, पैसे चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना और दोबारा ये बात अपने मुंह से निकालना भी मत। बैठिए। ठीक है, जैसा आप बोलो वैसे कर लेंगे। अगर आसपास किसी ने ये बात सुन भी ली तो वो पैसों के लिए इस बात का फायदा उठा सकता है। और एक बात, आप लोग मीडिया के सामने अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसा आप बोलो। आपको किसी पे शक है? कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? और जी यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी किससे करेंगे? छोटी सी एक दुकान है, सुबह से शाम हो जाती है वहां पर, तो ग्राहकों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं हम। शक करें भी तो किस पे करें? अगर झगड़ा या दुश्मनी नहीं है तो फिर फिरौती का कॉल आ सकता है और किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए हमें आपके कॉल ट्रेस करने पड़ेंगे। आप ये फॉर्म साइन कर दीजिए। क्या है जी? ये कंसेंट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि हम आपकी परमिशन से आपके कॉल ट्रेस करेंगे। पागल हो गया क्या? बच्चे को सही सलामत रखना हमें। हाँ ठीक है, कोने करता, पर मेरी एक बात सुन ले तो साफ साफ, अगर इसके बाप ने पुलिस में कंप्लेंट करी ना या पैसे नहीं दिए तो सारी की सारी गोली इसकी छाती में ताड़ दूंगा। अरे देगा, उसका बाप भी देगा, लेकिन उस तब तक अपने आप को ठंडा रख। अरे भाई वो सब तो ठीक है, अरे पैसे के लिए इसके बाप को फोन कब करना है? हाँ लेकिन उसके लिए हमें पहले किसी का मोबाइल मारना पड़ेगा, समझा? निहार को सही सलामत किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत इस केस में लगा दी थी। 600 पुलिसकर्मी लगातार मानो सड़क पर गश्त पर थे। 16 खबरियों को पुलिस ने मदद के लिए काम पर लगाया था और 250 हिस्ट्री शीटर्स को उठाया गया। पुलिस को लगभग 680 कैमरास की फुटेज को खंगालना पड़ा। लगभग 1 लाख मोबाइल फोन्स की छोटी से छोटी जानकारी हासिल करनी पड़ी। शहर के तकरीबन 30 मोबाइल टावर्स को ट्रेस किया गया। प्ले करो। विक्रम सर, कोई अपडेट? हाँ सर ये देखिए, इस फुटेज में इन दोनों के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है, साहिबाबाद की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। प्ले करना। ये देखिए सर, आगे की किसी भी फुटेज में कैप्चर नहीं हुआ है। नन नगरी वाला फुटेज दिखाओ। सर ये देखिए, अब ये नन नगरी के सीसीटीवी से क्रॉस हो रहा है। फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पहचानना मुश्किल है। किसी और फुटेज में इनकी बाइक का नंबर मिला है? नहीं सर, नंबर तो और भी ज्यादा धुंधला है, लेकिन सर एक चीज कंफर्म है, ये लोग बच्चे को लेकर साहिबाबाद ही गए हैं। अपहरणकर्ता निहार को साहिबाबाद ले गए, लेकिन साहिबाबाद में कहां? क्योंकि साहिबाबाद कोई छोटा इलाका नहीं था एक बच्चे को तलाशने के लिए, और वो भी बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी जानकारी के। दूसरे अपहरणकर्ता का चेहरा तो दिखा लेकिन साफ नहीं। लेकिन क्या इतनी जानकारी काफी थी इस तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए? और वो भी तब जब पुलिस के अपने खबरी और उनके पुराने रिकॉर्ड वाले अपराधी भी उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। 48 घंटों तक भी जगदीश खन्ना को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। और ये बात पुलिस के लिए हैरान कर देने से ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही थी, क्योंकि अगर निहार का अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया था तो फिर अपहरणकर्ता का मकसद क्या था? और इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस केस में क्राइम ब्रांच ऑफिसर को नियुक्त किया गया। जैन सर। जैन सर। जैन। आइए। कश्यप, निहार खन्ना की केस की पूरी डिटेल मुझे चाहिए होगी, जितनी जल्दी हो सके अरेंज करो। श्योर सर। पापा पास जाना, मुझे पापा पास जाना, पापा पास जाना। पापा के पास जाना है ना बेटा? निहार बेटा, हम तुम्हारा एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तुम्हारे पापा के लिए। मैसेज करेंगे तो पापा आ जाएंगे? अरे सवाल जवाब मत ना करे, जो बोल रहे ना चुपचाप सुन, ठा के नीचे फेंक दूंगा। ओए सुन, 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकता ना? मैं बात कर रहा हूँ। बेटा, पापा के पास जाने के लिए हम एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तभी पापा आएंगे। करें? पापा को क्या बोलोगे? पापा को बोलेंगे पापा आई लव यू। क्या बोलेंगे? पापा आई लव यू। वेरी गुड। अभी हम मैसेज रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोलोगे? पापा आई लव यू। वेरी गुड। एक सेकेंड। यस बेटा, बोलिए।
पापा आई लव यू। पापा आई लव यू। मनीषा, मनीषा, देखो उन लोगों ने वीडियो भेजा निहार का। पापा आई लव यू। यार मेरा बेटा, मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हेलो, तुम्हारा बेटा निहार हमारे कब्जे में है। सर क्या हुआ? जगदीश खन्ना को फिरौती की रकम के लिए किडनैपर का फोन आ रहा है। जिस नंबर से फोन आ रहा है उसे ट्रैकिंग में डालो, डिटेल्स निकालो और उस मोबाइल टावर की एग्जैक्ट लोकेशन निकालो जहां से फोन किया गया है। ओके सर। सर ये देखिए, इस वीडियो के 2 मिनट बाद ही किडनैपर ने रैंसम कॉल किया था। पापा आई लव यू। और फिरौती में 60 लाख रुपए मांगे हैं और पैसे रिवर मॉल के पास लाने के लिए कहा है, पर कब वो नहीं बताया। 60 लाख की बात है ना, हो जाएगा। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं बस बच्चा मिलना चाहिए मेरा। इतना कैश है आपके पास? हाँ सर जी है, 57 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं। बस 3 लाख का इंतजाम करना है, वो मैं दोस्तों से रिश्तेदारों से अरेंज कर लूंगा। पैसे की दिक्कत नहीं है, बस मेरा बच्चा वापस आना चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपका बच्चा सही सलामत वापस आ जाएगा। आप हम पर भरोसा रखिए। ये किडनैपर की कॉल रिकॉर्ड हुई। तुम्हारा बेटा निहार हमारे कब्जे में है। चाहते हो कि वो तुम्हारे पास सही सलामत पहुंचे तो 60 लाख का इंतजाम करो और पैसा के मॉल प्लाजा में ले आना। कब लाना है अगली बार बताऊंगा। और हाँ, पुलिस से दूर रहना। पुलिस से नजदीकी बढ़ाई तो बच्चे से दूर हो जाओगे। सर जिस नंबर से कॉल आया था वो ट्रेस हो गया है, किसी जतिन अग्रवाल का है। सर नन नगरी में उसकी दुकान है, लेकिन कॉल विश्वास नगर से आया था। ये नंबर तो मेरा ही है, पर बात यह है कि सर मेरा मोबाइल तो कल दोपहर में ही चोरी हो गया था। मैंने तभी के तभी नंद नगरी थाने में मोबाइल चोरी होने की कंप्लेन की थी। जिन लोगों ने तुम्हारा फोन चोरी किया था उनका चेहरा देखा था? नहीं सर, ये सब धोखे से हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन देखो कल माल पहुंच जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसमें से एक जन ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे वाले का मुंह रुमाल से ढका हुआ था, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख सका। सर किडनैपर ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर चोरी का है। काफी सेफ गेम खेल रहे हैं ये लोग। अच्छी ट्रिक है, ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगी। कश्यप इधर आओ। ये देखो कश्यप, निहार को किडनैपर्स ने दिलशाद गार्डन से उठाया और फिर ये रूट लेकर निहार को साहिबाबाद की तरफ ले गए। रैंसम के लिए कॉल आया ये विश्वास नगर से और पैसे मंगवाए के प्लाजा मॉल में। यानी कि टोटल 4 एरियाज शामिल हैं। कश्यप एक काम करो, इन चारों एरियाज के खबरियों को अलर्ट कर दो। उनसे कहो कि वो ये पता लगाएं कि कौन कौन सा हिस्ट्री शीटर पिछले 3-4 दिनों से गायब है। और सबसे जरूरी बात, मीडिया में निहार की किडनैपिंग की खबर लीक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मीडिया को सिर्फ इतना बताओ कि दिलशाद गार्डन में स्कूल की वैन के ड्राइवर के ऊपर जो गोली चलाई गई थी उस पर जांच चल रही है। सर अरे कौन है? रहनी तेज है। साला ये भी ना लेट आता है। तावड़ी अंदर जल्दी आ के मार देगा थी। ये लो जल्दी खाना खाओ। इसके बाद इसके पापा को फोन करना है, उसके लिए मोबाइल का जुगाड़ करना है, समझे? जल्दी खाना खाओ। बैठ बैठ आजा। तावड़ी कौन रे? सर जगदीश खन्ना किसी से 60 लाख की बात कर रहा था, कह रहा था कि पैसे तैयार हैं। किससे बात कर रहा था? सर वो पता नहीं, लेकिन मैं नंबर ट्रेस कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। ट्रेस करो फटाफट। ओके सर। तू टेंशन ना ले, रो मत। ये पैसे उनके मुंह पे मार के निहार को लेकर आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बस वो दुकान तक जा रहा था अपनी। बैठिए। जी खन्ना साहब प्लीज बैठिए। लेकिन
आज आपने किसी से फोन पे 60 लाख फिरौती के बारे में बात की, किससे बात की? नहीं, मैंने तो किसी से बात नहीं की और वो किडनैपर का तो कोई फोन भी नहीं आया। खन्ना साहब, आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग आपके फोन ट्रेस कर रहे हैं आपकी परमिशन से। आज आपने फोन पे किसी से ये बात की कि 60 लाख रुपए तैयार है, किससे बात की हो गया जी? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो कुछ सवाल करने थे इनको, पूछताछ। हाँ जी, वो फोन की बात, वो तो मैं मनीषा के भाई से बात कर रहा था। वो बताया था ना मैंने आपको कि 57 लाख मेरे पास है तैयार, तो मनीषा का भाई वो बाकी के 3 लाख अरेंज करके मुझे दे रहा था। आपको विश्वास नहीं, आप देख लो, इन नंबर देखो, उसी का नंबर है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो सर जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप निहार को सही सलामत हमारे पास वापस ले आएंगे, लेकिन क्या करूं सर जी, बाप हो, चिंता तो होती है ना। अब कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो 60 लाख तो तैयार होने चाहिए ना। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपके घर में 57 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, इतना पैसा आया कहां से आपके पास? सब वाइट का है जी, अभी पिछले दिनों मैंने अपनी एक जमीन बेची थी, उसी का पैसा है। आपके अलावा ये बात और कितने लोग जानते हैं कि आपने 57 लाख रुपए में जमीन बेची है? ओ भाई साहब, असली जमीन की वैल्यू तो जी 52 लाख थी, 52 लाख, और मैंने 57 लाख में बेच दी उसे। वो भी कैश डील भाई साहब, कैश, समझे? आपने अपनी दुकान में 10 लोगों के सामने ये बात कही कि आपको 57 लाख रुपए कैश मिल रहा है। जी इसमें छुपाने वाली की गल है, हमारे धंधे में तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला ही होता है। देख लिया, मैंने 1000 बार इनको समझाया है कि पैसे की बातें सबके सामने मत किया करो, पर इनका कहना है कि पैसे की बात करनी चाहिए और सबके सामने करनी चाहिए, बड़ा चढ़ा के। देख लिया, तुम्हारे इस बड़बोलेपन ने आज हमारे बच्चे को किस मुसीबत में डाल दिया। वैसे खन्ना साहब, काम क्या करते हैं आप? जी हमारा तो डिस्पोजेबल आइटम्स का एक दुकान है छोटी सी, वो होता ना जी, पेपर प्लेट, प्लास्टिक ग्लास, कांटे चम्मच, यही सब होलसेल में बेचते हैं हम तो। दिल्ली के सारे ढाबे, खाने वाले, जूस वाले, सब हमारे यहाँ से माल उठाते हैं जी। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? नहीं जी, वो तो नहीं है। कश्यप, हो सकता है खन्ना के किसी कस्टमर ने उसके 57 लाख रुपए की बात सुनी हो और उसी ने किडनैपिंग की प्लानिंग की हो, क्योंकि खन्ना के ज्यादातर कस्टमर या तो ढाबे वाले हैं या स्टॉल वाले। अगर उनमें से किसी ने किडनैपिंग की प्लानिंग की है तो पॉसिबल है कि उनका ढाबा या स्टॉल किडनैपिंग के बाद से लगातार बंद हो। विक्रम, अपने खबरियों को अलर्ट करो, उनसे यह पता लगाने को कहो कि अपने एरिया में पता करें कौन सा ढाबा या स्टॉल पिछले कई दिनों से लगातार बंद है। तब तक हम रैंसम कॉल पे नजर रखते हैं, देखते हैं अगला कॉल कब आता है, पैसे कब मांगे जाते हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लाया हूँ खाने की, बर्गर, पिज्जा। मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा तुम खाओगे तभी तो तुम्हारा वीडियो बनाकर तुम्हारे पापा के पास भेजेंगे। मम्मी पापा को जाना है। जाना है ना, तो खाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं खाना। थोड़ा खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। पापा, ये लोग मुझे बहुत ध्यान रखे, पिज्जा बर्गर भी खिलाते हैं। पापा जल्दी यहाँ से मुझे लेके जाओ। आई लव यू पापा। मेरा बच्चा मुझे ला दो। देखिए, किडनैपर का वीडियो आया है, इसका मतलब वो कॉल कभी भी कर सकता है। 1 मिनट। हेलो। देखा कितना ध्यान रख रहे हैं हम तुम्हारे बच्चे का। अब तो तुम्हें भी हमारा ध्यान रखना चाहिए, पैसे दे देने चाहिए ना। तो हो गए होंगे तुम्हारे पूरे 60 लाख तैयार है? नहीं, 60 लाख पूरे नहीं हुए अभी, बस 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं सारे पैसे दे दूंगा। जल्दी कर, जल्दी पैसे तैयार रख। बच्चा नहीं चाहिए क्या? अगली बार फोन करूंगा ये मॉल पर आने के लिए। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो फिर अपने बच्चे को भूल जाइए बेटा। सर, निहार का ये वीडियो और रैंसम कॉल दोनों ही विश्वास नगर से आए थे, लेकिन सर इस बार भी उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया था। नंबर चोरी का है,
मुझे निहार का वो वीडियो दिखाओ जो किडनैपर्स ने अभी भेजा है। ठीक है, वीडियो प्ले करो। ओके सर। पापा ये लोग में बहुत ध्यान रखे, पिज्जा बर्गर भी खिलाते हैं। पापा जल्दी यहाँ से मुझे लेके जाओ। आई लव यू पापा। पॉज। ये किडनैपर ने कैमरा स्टॉप करते समय कैमरा गलती से घुमा दिया है, जिससे फ्लैट का ये बाकी हिस्सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है इससे हमें कुछ हाथ लगे। इस वीडियो के लास्ट फ्रेम का मुझे प्रिंट चाहिए। प्रिंट करो। कश्यप, अब तक किडनैपर ने जितने भी कॉल किए विश्वासनगर से किए हैं। कॉल करने के बाद मोबाइल फोन उसके फोन की लोकेशन साहिबाबाद की दिखाता है, यानी कि उसने जब रैंसम कॉल करनी होती है तो वो विश्वासनगर आता है, उसके बाद फिर वो वापस साहिबाबाद चला जाता है। किडनैपर फोन जरूर अलग अलग जगह से चोरी कर रहा है, लेकिन उसका फाइनल बेस साहिबाबाद ही है। सर, ये रहा उस वीडियो के स्क्रीनशॉट का प्रिंट। कश्यप, एक बात तो तय है कि किडनैपर ने निहार को साहिबाबाद में ही कहीं छुपाया हुआ है। पता ये लगवाओ कि साहिबाबाद की कौन सी बिल्डिंग का इंटीरियर स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है। लेकिन सर साहिबाबाद तो यूपी में है। तो क्या हुआ, अब से हम सब सिविल ड्रेस में रहेंगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन के। इस बिल्डिंग में जो फ्लैट हैं उनमें ऐसे दरवाजे, ऐसे पैसेज वगैरह हैं क्या? ध्यान से देखो। नहीं है सर। पक्का? नहीं है। साहिबाबाद में पुलिस दर दर भटकी कि कहीं से उस दरवाजे और पैसेज की पहचान मिले, लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि साहिबाबाद में एक नहीं हजारों फ्लैट्स और सोसाइटीज थी और वक्त बहुत कम था। क्या पुलिस उस घर की पहचान कर सही वक्त पर निहार को रिहा करवा पाएगी, या फिर कोई दूसरा ही रास्ता चुनना पड़ेगा? और इस सारी जद्दोजहद के बीच पुलिस को उनके खबरी द्वारा एक ऐसी जानकारी मिली जिसके लिए मानो वो पलकें बिछाए बैठे थे। आइए सर, आपने बोला था कि बंद ढाबे और स्टॉल के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। सर, यही वो ढाबा है जिसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया था। ये ढाबा 8-10 दिन से बंद है सर। किसका ढाबा ये? किसी नितेश नाम के आदमी का। 8.5 दिन निकल गई मक्खी मारते मारते, और उस खन्ने के पास ना 60 लाख का इंतजाम ना होया अभी तक। अबे तू 60 लाख की तो ऐसी बात कर रहा है जैसे 60 रुपए की बात हो। है रकम होती है बेटा, 60 लाख रुपए रकम, समझा? अच्छा एक बात बता, तने कही थी कि उसके पास 57 लाख रुपए हैं और 3 का इंतजाम करेगा। देख सच्ची सच्ची बोल, 57 की कोई डील हुई भी थी कि यूं चला रहा है? यार मेरे सामने बात हुई थी, मैं अपने ढाबे के लिए सामान लेने गया था उसकी दुकान पर, तब बात कर रहा था वो। ओ भाई साहब, असली जमीन की वैल्यू तो जी 52 लाख थी, 52 लाख, और मैंने 57 लाख में बेच दी उसे। वो भी कैश डील भाई साहब, कैश। और मैं तो 57 क्या, वो खोदता तो 60 में भी ले लेता। अरे यार मैंने अपने कानों से सुना है 57 लाख कैश आया है। 2-4 दिन ठंड रखो, पैसा पक्का आएगा। अरे मुझे तो लगता है 60 लाख रुपए ज्यादा मांग लिए। हाँ, कुछ कम कर लेते हैं। 57 तो पक्के है ना, तो 57 ही सही। अरे ओ मामा, 57 ही सही, मैं ना करता है 54 भी कम। कम कर लो अपने में था, आए बड़े कम करते हैं। देख मेरे 60 लाख बना, मैं पूरा 60 लाख लूंगा, सुन गया? कम करते हैं, मिलेंगे तब ना। अंकल जो से सुसुलोगे। ना आजा, बाहर आजा, कान में मुंह ले मेरे। सुसुलोगी, इस बीमारी को झेलने के ना 20 लाख और मिलने चाहिए। तेरे को बाथरूम नहीं पता क्या? मैं आता हूं, तेरे को गोद में उठा के मुंह दुबाता हूं। रुक। ओ नितेश, मेरी बात साफ साफ सुन ले, तेरे कहते ही 2-3 दिन हो रुकूंगा, फिर मेरी हो जाएगी बस। फिर इस चुज्जे ना बीमारी ना मैं जानता मार दूंगा। तेरे को बाथरूम नहीं मालूम है? नहीं मालूम बाथरूम ये क्या है? बाथरूम दिखता नहीं है? जा। कौन सा घर है साहब? ये घर है। ये यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पड़ोसी से पूछना। 1 मिनट सुनिए। जी सर। ये जो नीतेश आपका पड़ोसी है, जानते हैं आप इसे? हाँ जी साहब जी। इसके घर में ताला लगा हुआ है, पता है कहाँ गया होगा? साहब जी कुछ 8-10 दिन हो गए इसको देखा नहीं, और ढाबा भी बंद पड़ा है, और ना ही कोई इसका यार दोस्त आया इतने दिनों से। पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। ठीक है, आपको थोड़ा पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। सर आइए सर, चलिए। क्या हो गया, इतनी बार क्यों कर दी? अंदर गया। अरे ऐसे के मुंह रहे हो?
अरे तेरी सदनाम, नितेश के दोस्तों को तो पहचानते होंगे, मेरा मतलब उसका कोई बेस्ट फ्रेंड? साहब जी ऐसे देखो तो सूर्य उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो ढाबे पे उसका असिस्टेंट है, 24 घंटे उसके साथ ही रहता है, चाहे ढाबे पे तो चाहे घर पे। सदनाम, आओ तुम्हें कुछ दिखाना है। पहचानते हो उसे? सब धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने में नितेश जैसे लग रहा है। नितेश का स्केच बनवा सकते हो? जी सर। यही है? हाँ जी साहब जी, यही है नितेश। साहब जी अब तो स्केच भी बन गया है, अब मैं जा सकता हूँ? सॉरी सतनाम, अभी नहीं जा सकते। और सर जी क्यों? मैंने क्या किया? घबराओ मत, तुम तो हमारे दोस्त हो, हमारी हेल्प कर रहे हो। हम तुम्हें मेहमान बना के यहाँ रखेंगे, वो भी बस तब तक जब तक ये नितेश पकड़ा नहीं जाता। पर सर जी ये नितेश का... सतनाम जी समझो बात को, हम इस न्यूज को बाहर नहीं जाने दे सकते। आपके कपड़े लत्ते आपके घर से मंगवा देंगे, और रही खाने पीने की बात, वो हमारे खर्चे पे होगी ना। मजे करो मजे। आइए चलिए सर। इसे पहचानते हैं आप? ये तो जी मेरा ग्राहक है, मान लेता मेरे यहाँ से। क्या नितेश टाइप कुछ नाम है इसका? नितेश वर्मा। तो क्या इसने मेरे बेटे निहार को किडनैप किया है? शायद, लेकिन ये बात अभी 100% कंफर्म नहीं है। निहार किडनैपिंग केस शायद पहला ऐसा केस था जिसमें सुराग एक नहीं कई मिले थे, लेकिन फिर भी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि पुलिस को अब भी यह पता नहीं था कि साहिबाबाद में निहार को किस जगह रखा गया है। बल्कि पुलिस को यह भी नहीं पता था कि अपहरणकर्ता 2 नहीं 3 हैं। बहुत ही असहाय और अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि इस जानकारी के बाद भी कि अपहरणकर्ता मोबाइल फोन चुराकर विश्वास नगर से रैंसम कॉल करते हैं और निहार साहिबाबाद में ही कहीं है, और ये जानकारी उन्हें मोबाइल ट्रेसिंग से हासिल हो रही थी। लेकिन ये जानकारियां मानो बेकार थी, क्योंकि तकरीबन 300 पुलिस वाले दिन रात विश्वास नगर में सादे कपड़ों में गश्त लगा रहे थे और उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। और तभी 10वें दिन जगदीश खन्ना को फिरौती के लिए एक और फोन आया, जो एक अंतिम भयानक दस्तक लिए हुए था। बहुत देख लिया तेरा 1 दिन 2 दिन, शराफत का ज्यादा फायदा मत उठा खन्ना। अब तेरे लिए आखिरी 2 दिन है, या तो पैसे का इंतजाम कर या फिर बेटे को भूल जा। सिर्फ तेरी बेटे की लाश मिलेगी, सोच लो। नहीं देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना। सारे पैसों का इंतजाम हो गया है, पर 1 लाख की कमी बची है। मैं जल्दी कर लूंगा। हाँ लेकिन हेलो, देखो तो मेरा आपका वास्ता, मेरे बच्चे को कुछ मत करना मेरे बच्चे को। 2 दिन, बस आखिरी 2 दिन है खन्ना तेरे पास। पैसे दिए तो ठीक, वरना नहीं सर, ये कॉल भी उसी नंबर से आया जिससे पहले वाला आया था। यानी कि इस बार वो फोन नहीं चुरा पाए। ये नंबर ट्रेस करो, कहां से आया ये? सर ये देखिए सर, इस कॉल के बाद भी कॉल साहिबाबाद की तरफ ट्रेवल कर रहा है। कश्यप, हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किडनैपर अब 2 दिन के बाद कोई ज्यादा समय देगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूपी पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, साहिबाबाद में छापा मारना चाहिए, चाहे हमें हर एक घर छाना पड़े। नहीं कश्यप, हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो खबर फैल सकती है। हो सकता है किडनैपर्स खुद को बचाने के लिए निहार को मार दें। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। यार इसे तो बहुत तेज बुखार हुआ है। अरे एक तो पैसे ना मिल रहे, बुखार हमें चढ़ना चाहिए, उल्टा इसका बुखार चढ़ रहा है। सर मैंने विक्रम से कहा है यूपी पुलिस से कांस्टेंट टच में रहे, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमें अपडेट। साहब जी मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। सर हमारे यहाँ पे जरा शादी है, मेरा वहाँ पे जाना बड़ा जरूरी है। बस जी 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। देखो सतनाम जी, 2 घंटे क्या 2 मिनट के लिए भी आप पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते। साहब जी प्लीज मान जाओ, मैं वहाँ से सीधा इधर आ जाऊंगा। शादी है किसकी? साहब जी कहने को तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मेरी माँ उसे सकी बेटी की तरह मानती है। बस जी उसी की शादी है जी। तुम्हारे पड़ोसी हैं मतलब नितेश के भी पड़ोसी होंगे, फिर तो उन्होंने नितेश को भी बुलाया होगा। हाँ जी साहब जी, उन्हें तो जरूर बुलाया होगा। नितेश उसे सकी बहन की तरह मानता है। सर वो वहाँ पे पक्का आएगा। शादी है कहाँ पे? मैं शादी में जा रहा हूँ, वहां से आते हुए दवाई और तुम लोगों के लिए खाना लेके आऊंगा, ठीक है? तुम लोग चिंता मत करो। और सुन, तू मेरे साथ। अरे क्या हो गया?
ये मैरिज लॉन का लेआउट प्लान है। अगर हमें लीड सही मिली है तो नितेश इस शादी में जरूर आएगा। आप सभी लोग सादी वर्दी में रहेंगे। कश्यप सर, सतनाम इस गेट पे खड़ा होगा और तुम सादी वर्दी में सतनाम के आसपास ही रहोगे। नितेश जैसे ही आएगा सतनाम आपको इशारा करेगा। विक्रम सर, आप ओपन एरिया में यहां गाड़ी के आसपास खड़े रहेंगे ताकि जैसे ही नितेश आता है कश्यप सर तुम्हें चौकन्ना करेंगे। यहां 2 लोग सादी वर्दी में पार्किंग में खड़े होंगे। तुम्हें जैसे ही अलर्ट मिलता है तुम इन्हें अलर्ट करोगे। राइट सर, और यही हम उसे दबोच लेंगे। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर नितेश को जरा सा भी एहसास हो गया कि हमने उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ है, सबसे पहले वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करेगा, जिससे निहार की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक नितेश शादी में रहेगा उस पर नजर रखी जाएगी। शायद नितेश शादी से निकलने के बाद उस जगह पे जाए जहां उसने निहार को छुपा रखा है। हम उसको सेफ डिस्टेंस पे उसको फॉलो करेंगे ताकि निहार को सही सलामत उससे के चंगुल से छुड़ा सके और उसके पेरेंट्स को सौंप सके। और इस तरह पूरा होगा हमारा ऑपरेशन के। एनी डाउट? नो सर। ऑल द बेस्ट। ताऊ जी नमस्ते, ताई जी नमस्ते। ओए और भाई नितेश, क्या हाल चाल है तेरे? ओए सतनाम, क्या तो कैसे है जी? और कहाँ गायब हो गया था तू? बस यार थोड़ा काम में लगा था। तू बता कैसा है? बढ़िया, चला अंदर चलते। चल चल आजा। शिकार आ चुका है, सब लोग तैयार हो, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके सर। नजर रखो, लेकिन इंस्पेक्टर कश्यप के अलावा बाकी सब थोड़े डिस्टेंस पे रहेंगे। नितेश को पता नहीं चलना चाहिए कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। हमें किसी भी तरीके से उसके ठिकाने तक पहुंचना है। ओके ओके सर। टारगेट मूविंग आउट, एवरीवन ऑन अलर्ट, बी रेडी। ओके सर। टारगेट आ चुका है, तुम लोग अलर्ट रहो। टारगेट इज ऑन बाइक, बी रेडी। चल चल चल। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करो। वेट, उसकी बाइक स्लो हो रही है, शायद रुक रहा है वो कहीं। रुको। सर वो एक मेडिकल शॉप में गया है। हो सकता है कोई बीमार या जख्मी हो जिसके लिए दवा की जरूरत हो। जी सर। बी रेडी बॉयज। आ गया सर, चलो। रुको रुको रुको, एवरीबडी ऑन होल्ड। सर वो एक रेस्टोरेंट में जा रहा है। तुम लोग उसका वेट करो। एवरीबडी वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिम। सर वो बाहर आ गए। ध्यान रखो, उसे शक नहीं होना चाहिए, उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। बॉयज, मुझे लगता है उसे शक हो गया कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। कश्यप, अगर उसे पता चल गया है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तो किसी भी तरीके से उसे धर लो। पीछा करो उसका, पकड़ो उसे।
ठिकाने तक किसी भी हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नजर रखो उस पर, वो अपने साथियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। बॉयज ट्राई टू ओवरटेक हिम, कवर करो उसे। विक्रम, बाजू पकड़ो। इतनी जल्दी क्या है मिलाएगी, तेरे लिए पूरी बारात लेके आए। बोल हर काम बोल बोलता साहब, बोलता। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो फिर अपने बच्चे को भूल जाइए बेटा। सर, इसने कबूल कर लिया है कि इसने निहार को किडनैप किया है। गुड, वेरी गुड। साहिबाबाद का एड्रेस है, शालीमार अपार्टमेंट। इसने ये काम अपने दो साथियों के साथ मिलकर किया है, कमल और सूर्या। पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ शालीमार अपार्टमेंट पर धावा बोल दो। और एक बात ध्यान रखना, बच्चे को सकुशल वापस निकालना है, चाहे उसके लिए तुम्हें गोली भी चलानी पड़े। सर, कौन सा प्लान? ये सर। बॉयज रेडी? टेक पोजीशंस। सुन, जैसा बोला था वैसे ही करना। कुछ भी चालाकी की और अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो सबसे पहली गोली तुझे मारूंगा। चल। हो गया, इतनी बार क्यों लगा दी? आजा। अरे बहरा हो गया कि चाल अंदर ही वो? अरे क्या हो गया? अरे सूर्या बात! अंकल जी मत मारो, अंकल जी मत मारो, अंकल जी मत मारो। बेटा, हम तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें बचाने आए हैं यहाँ। मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। आपके पापा ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लेके आने के लिए। चले तुम्हारे पापा के पास? चलो आजा। विक्रम, एम्बुलेंस बुलाओ। आखिरकार पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपनी साख बचा ली। निहार के अपहरण के 12वें दिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से निहार को सही सलामत अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवा लिया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें गोलियां भी चलानी पड़ी, जिसमें पीठ पर गोली लगने की वजह से कमल की मौके वारदात पर मौत हो गई और सूर्या जख्मी हो गया। एक पुलिस वाले को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और निहार को सही सलामत उसके माता पिता को सौंपकर पुलिस ने अपना फर्ज अदा किया। नितेश को अपहरण और अपहरण की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया और सूर्या को अपहरण में भागीदार, साजिश और पुलिस पर गोलियां चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और दोनों पर यह मामला इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है। और अब 19 मार्च से क्राइम पेट्रोल डायल 100 देखिए रात 11:30 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।